नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के चौथे भाग की घोषणा आज शाम 4 बजे करेंगे। फसल का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण आज से शुरू। 31 देशों से भारतीयों को 22 मई तक वापस लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों के अभियान में लश्कर-ए-तैयबा का सरगना जहूर वानी पकड़ा गया। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना में 24 प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। दोपहर समाचार में अपनी सहयोगी मनीषा खन्ना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आत्मनिर्भर भारत अभियान के सिलसिले में आज शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं को चौथे भाग की जानकारी देंगे। पिछले 3 दिन में श्रीमती सीतारामन ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और लोगों को राहत पहुंचाने के बारे में अनेक घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कारोबार, खासतौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राहत और ऋण सहायता की भी घोषणा की थी। उन्होंने प्रवासी मजदूरों, किसानों, बहुत छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी विक्रेताओं सहित गरीबों के लिए अनेक अल्प और दीर्घावधि उपायों का भी ऐलान किया था। श्रीमती सीतारामन ने यह भी घोषणा की थी कि सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को किफायती आवास सुविधा उपलब्ध कराने की योजना शुरू करेगी। सरकार ने कल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, माल परिवहन और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की। इसके अलावा सूक्ष्म खाद्य उपक्रम, मवेशी टीकाकरण, डेयरी क्षेत्र, हर्बल खेती, मधुमक्खी पालन और फल तथा सब्जियों के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार किसानों, कृषि उपज संगठनों, प्राथमिक सहकारी संगठनों, कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देगी। ये कोष जल्द बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। क्लस्टर बेस्ड पे हमने इसलिए कहा कि मान लीजिए कश्मीर में केसर है, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शूट्स हैं, आंध्रा में चिल्ली है, उत्तर प्रदेश का आम है, तमिलनाडु का टर्मिक है, बिहार का मखाना हो, तो इस सब बातों को लेकर क्लस्टर अप्रोच बनाई जा सकती है। इसके माध्यम से इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग भी होगी। श्री ठाकुर ने बताया कि सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य पालकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का योजना लेकर आए हैं और इसमें जो कमियां थी पूरी वैल्यू चेन में, उसको पूरा करने का एक प्रयास है, ताकि हमारे मछुआरे भाई बहन इनको समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए, एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो। मवेशियों के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। डेयरी प्रसंस्करण के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई है। श्री ठाकुर ने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है। पहले इसमें टमाटर, प्याज और आलू शामिल थे।
इसके लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के घोषित उपायों का स्वागत किया है। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि इन उपायों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों, मछुआरों, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों को मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधार उपायों का विशेष रूप से स्वागत किया, जिनसे किसानों की आय में वृद्धि होगी। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की घोषणा का स्वागत किया है। कल उन्होंने कहा कि इस घोषणा में देश के अन्नदाता किसानों और खेत में काम करने वाले लोगों के हितों पर बल दिया गया है। इन उपायों में कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, औषधीय पौधों और आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान दिया गया है। श्री मंडाविया ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने के बाद देश अधिक मजबूत होकर उभरेगा। ये पैकेज देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। उद्योग जगत ने कृषि क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा का स्वागत किया है। भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ फिक्की के अध्यक्ष डॉ संगीता रेड्डी ने कहा कि नए सुधारों से कृषि क्षेत्र की स्थिति बेहतर होगी और किसानों की उपज के लिए अधिक खरीदार उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम अब अधिक उपयोगी नहीं रह गया है और इसमें परिवर्तन लाकर सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कृषि मूल्य श्रृंखला में निवेश बढ़े। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि इस पैकेज से सुधार तो होगा ही और किसानों को राहत भी मिलेगी। श्री सूद ने कहा कि मत्स्य उत्पादों को दोगुना करने के लिए समुद्री मार्ग से निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने से तटवर्ती राज्यों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से छोटी कृषि इकाइयों और खासकर पर्वतीय क्षेत्र में महिलाओं के हाथ मजबूत होंगे। राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक दलवाई ने निजी कृषि उत्पाद विपणन समितियों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति देने के केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे निजी और सरकारी कृषि समिति के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और उनकी आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी। श्री दलवाई किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में विचार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख हैं। हमारे रायचूर संवाददाता को उन्होंने बताया कि निजी और सरकारी कृषि उत्पाद समितियों के बीच प्रतिस्पर्धा से किसानों को लाभ होगा। Government of India has now announced this is a part of the package to bring intra-state and interstate trade, which means that the farmers will be able to directly sell their agriculture produce outside the APMCs from anywhere to anywhere in the country. Both public sector and private sector APMCs can be set up and there will be competition between the two. This will help the farmers go to any market where they think they can get a better services and better prices. कोविड-19 से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के तहत पशुपालन क्षेत्र के बारे में की गई घोषणाओं का गुजरात में डेयरी क्षेत्र के उद्यमों ने स्वागत किया है। देश के बेहतरीन डेयरी ब्रांड अमूल के दुग्ध उत्पादक तैयार करने वाली सहकारी कंपनी ने कहा है कि देश में डेयरी अवसंरचना के लिए दिए गए खर्च से 5 करोड़ लीटर अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के प्रबंध निदेशक आरएस सोढ़ी ने डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की सराहना की। 15,000 करोड़ का डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एस्टेब्लिश किया गया है, जिससे कोऑपरेटिव और प्राइवेट सेक्टर डेयरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इस 15,000 करोड़ से आप सोचते हैं तकरीबन 4 से 5,000 करोड़ लीटर की एक्स्ट्रा कैपेसिटी बनेगी। तकरीबन 25 लाख एक्स्ट्रा जॉब क्रिएट करेंगे, वो भी ग्रामीण भारत। तो ये एक बहुत ही बड़ी और खुशी की गोष्ट है। श्री सोढ़ी ने खाद्य क्षेत्र में नए उद्यमियों के लिए घोषित किए गए फंड की भी सराहना की। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बनाया गया ई-नैम पोर्टल 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियों से जुड़ गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार कल 38 अतिरिक्त मंडियों को इस पोर्टल से जोड़ा गया। इनमें मध्य प्रदेश की 19, तेलंगाना की 10, महाराष्ट्र की 4 और गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केरल और जम्मू कश्मीर की 1 मंडियां शामिल हैं। एक रिपोर्ट। किसानों के लिए व्यापार को आसान बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में ई-नाम की शुरुआत की थी।
ई नाम पोर्टल एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है जो ऑनलाइन फसलों की बिकवाली का काम करता है। इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए खुद थोक मंडियों में जाने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचने के लिहाज से ई नाम सुविधा काफी अहम है, क्योंकि यह सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। देश भर की कृषि उपज मंडियों को एक मंच पर लाकर किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। वहीं पिछले 4 साल में 1 करोड़ 66 लाख किसान, 1,31,000 व्यापारी के अलावा 1,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन ई नाम से जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने ऐसे कई उपाय किए हैं ताकि रियल एस्टेट क्षेत्र कोरोना से उत्पन्न स्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सके। आज एक वेब सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र को मदद के लिए नियामक प्राधिकरणों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श दिया है कि वे रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं के पूरा होने का समय 6 महीने के लिए बढ़ा दें। राज्य नियामक प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को 3 माह और बढ़ा सकती है। The ministry has issued necessary advisory to all states and union territories and their regulatory authorities for issuance of necessary orders and direction under the enabling provisions of RERA to automatically extend the completion date or revise extended completion date for all real estate projects registered under RERA for a period of 6 months, where completion date expires on or after 25th March this year. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने वाले वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू होकर 22 मई तक चलेगा। इस चरण के दौरान खाड़ी क्षेत्र से 39 उड़ानों की योजना है। इनमें से 11 उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से चलेंगी। हमारी दुबई संवाददाता ने खबर दी है कि आज दुबई से 177 भारतीयों को कोच्चि लाया जा रहा है। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत विपुल ने बताया कि भारतीयों के लिए आने वाले दिनों में और उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी। And today we have this flight to Kochi in which there are lots of distressed people who are there. We have 75 pregnant ladies who are going on this flight. There was a lot of pressure, pregnant ladies who wanted to go back, so we thought that we should accommodate as much as possible in this particular flight. We also have flights coming on this week, total 11 flights that will be going this week from here to India, and we will try and accommodate as many distressed people as possible. For other parts of India, there are flights and there will be a lot of focus on workers who can go in these flights. Overall, last week in the first phase we sent about 2,000 people from here. वंदे भारत अभियान के पहले चरण में खाड़ी क्षेत्र से 29 उड़ानों के जरिए 5,000 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण में प्रवासियों को लेकर संयुक्त अरब अमारात से आज 3 उड़ान केरल पहुंच रही हैं। दुबई से 1 और अबुधाबी से 2 उड़ान आज केरल पहुंचेगी। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। लगभग 177 यात्रियों को लेकर दुबई से पहली उड़ान आज शाम कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उतरेगी। अबू धाबी से लगभग 187 यात्रियों को लेकर दूसरी उड़ान आज रात 11:30 पर कोझिकोड पहुंच जाएगी। अबू धाबी से तीसरी उड़ान आज रात 10:40 पर तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी। तीनों हवाई अड्डों पर मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को संगरोध केंद्रों में भेजने की पूरी व्यवस्था की गई है। इस बीच केरल में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी गई है। इसे देखते हुए राज्य की सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने बताया कि सबसे ज्यादा मामले वायनाड जिले में पाए गए हैं, जहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। राज्य में अब तक 80 सक्रिय मामले सामने आए हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं योगेंद्र पाल सिंह। समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत भारतीय नौसेना का पोत INS जलाश्व कल मालदीव की राजधानी माले से रवाना हुआ। ये पोत केरल और लक्षद्वीप के लगभग 700 लोगों को लेकर वापस आएगा। इससे पहले जलाश्व पोत रविवार को 698 भारतीय नागरिकों को कोच्चि लेकर आया था।
एक और पोत आईएनएस मगर 202 भारतीयों को लेकर रविवार को कोच्चि पहुंचा था। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 1034 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री गोयल ने कहा कि कल इस तरह की 106 ट्रेन चलाई गईं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के चौथे भाग की घोषणा आज शाम 4 बजे करेंगी। फसल का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण आज से शुरू। 31 देशों से भारतीयों की 22 मई तक वापस लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों के अभियान में लश्कर-ए तैयबा का सरगना जहूर वानी पकड़ा गया। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में औरैया में सड़क दुर्घटना में 24 प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में अब तक कुल 30,153 कोरोना रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। इस महामारी से ठीक होने की दर 35.28% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2,233 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 3,970 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 85,950 हो गई है। कोरोना बीमारी से कल 103 रोगियों की मृत्यु हुई, जिससे देश भर में मृतकों की संख्या 2,752 हो गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 94,325 नमूनों की जांच की गई। देश भर में अब तक 21,34,277 लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इस बीच अनुसंधान परिषद अपनी परीक्षण सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट प्रयोगशालाओं को परीक्षण की अनुमति दी जा रही है। अब देश भर में 362 सरकारी और 149 प्राइवेट प्रयोगशालाओं को परीक्षण की अनुमति दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने व्यक्तिगत सुरक्षा किट के युक्तिसंगत इस्तेमाल के बारे में अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने गैर कोविड अस्पतालों और सामान्य अस्पतालों के कोविड ब्लॉक के अलावा अन्य भागों के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में सलाह दी है। स्वास्थ्य उपकरणों को इस्तेमाल के बाद नष्ट करने के तरीकों के बारे में भी दिशा निर्देशों में जानकारी दी गई है। त्रिपुरा के उत्तरी त्रिपुरा जिले में 11 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। धलाई जिले में सीमा सुरक्षा बल के 9 कार्मिक इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक 167 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 159 सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक हैं। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में अब तक 12,561 लोगों की कोरोना जांच की गई। अब तक 42 लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए मुंबई और पुणे के कई इलाकों में रोगियों को होम्योपैथी दवाएं भी दी जा रही हैं, ताकि उनके शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़े। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना रोगियों की बड़ी संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बेहतर तालमेल के लिए 2 समितियां भी गठित की हैं। कोरोना वायरस संक्रमण और उपचार के बारे में सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ समन्वय रखने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 2 समितियों का गठन किया है। इन समितियों का कार्य रोग नियंत्रण और उपचार के बारे में सरकारी स्तर पर लिए गए निर्णयों के बारे में संबंधितों को सूचित करना होगा। ये समितियां स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान देंगी। राज्य तथा जिला स्तर पर यह समितियां स्थापित की जाएंगी। राज्य के मुख्य सचिव राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे, वहीं जिले के कलेक्टर उस जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। चेन्नई में नगर प्रशासन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों को 50 लाख मास्क वितरित कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को 2 मास्क दिए जाएंगे। अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार 10 दिनों तक उन्हें सिद्ध दवाइयां दी जाएंगी। इस बीच तमिलनाडु में कल 434 कोरोना संक्रमित लोगों का पता चलने के बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 को पार कर गई। इनमें मालदीव से आने वाले 6 लोग और अन्य राज्यों से आने वाले 43 लोग शामिल हैं।
उपचार के बाद कल 359 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मिजोरम में राज्य स्तरीय कार्यदल ने पूर्णबंदी की अवधि 18 मई से 31 मई तक आगे और बढ़ाने के बारे में विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री जोरमथंगा द्वारा आयोजित बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों, ग्राम और स्थानीय परिषदों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। इस बैठक में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का भी प्रस्ताव रखा गया। बैठक में कोविड-19 से निपटने के काम में लगे अग्रिम पंक्ति के सरकारी कर्मचारियों को निजी बीमा सुविधा का लाभ दिलाने के बारे में भी चर्चा की गई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए 2 मोबाइल इंडोर विसंक्रमण छिड़काव इकाइयां विकसित की हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने कहा है कि इन मशीनों में पोंछने के उपकरण भी लगे हुए हैं। इनमें एक ऐसा उपकरण भी जोड़ा गया है जिसकी मदद से ऐसे जगहों की भी सफाई की जा सकती है जहां तक पहुंचना मुश्किल है। बैटरी और पंप से चलने वाली इन छिड़काव मशीनों का उपयोग अस्पतालों में बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए किया जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में आपको कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है। राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान में श्वसन विभाग के प्रमुख डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने कहा कि सुरक्षित रहने के लिए पूर्णबंदी अवधि में सबको घर पर ही रहना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को विशेष देखभाल की जानी चाहिए। जो भी उनकी मेडिकल इलनेसेस हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको हाइपरटेंशन है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, दे शुड टेक देयर यूजुअल मेडिकेशंस, दे शुड स्टे एट होम। स्पेशली जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि दे शुड स्टे एट होम और उनको बाहर नहीं जाना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में जरा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ए.बी. डे ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने बुजुर्गों पर विपरीत प्रभाव डाला है। उन्हें बार बार हाथ धोने, मास्क लगाने और घर पर रहने जैसी सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सकारात्मक रहना चाहिए और अपनी बीमारियों की दवाइयां जारी रखनी चाहिए। कोविड-19 से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें, अपना हाथ बार बार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को बीमारी है, जो लगता है आपको कि उनको कोविड हो सकता है, उनसे दूर रहें। अपने दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे। खाने में जो आप रोज खाते हैं वही खाएं और दिन भर कुछ ना कुछ करते रहें, मोबाइल रहें, चलते फिरते रहें, बिल्कुल पेड़ पाउंड ना हो जाएं, घर में रहें। ये दौर भी गुजर जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज से अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-14444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान के तहत जिले के खान साहिब थाना क्षेत्र में कल लश्कर-ए तैयबा के एक शीर्ष आतंकवादी जहूर वानी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर हथियार, गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। बड़गाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आमोद अशोक नागपुरी ने बताया कि जांच पड़ताल के बाद 4 और आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया गया। ये लोग पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में सक्रिय थे। उत्तर प्रदेश में आज तड़के औरैया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 24 प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हो गई। सभी मजदूर फरीदाबाद से गोरखपुर जा रहे थे। ये दुर्घटना लगभग 3:30 बजे सदर कोतवाली क्षेत्र में मेहोली गांव के निकट हुई। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि ट्रक में 81 मजदूर फरीदाबाद से गोरखपुर जा रहे थे।
ये ट्रक एक ढाबे के बाहर खड़ा था और पीछे से आ रहा ट्रक उससे टकरा गया। इस दुर्घटना में मारे गए लोग बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की सहायता के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट संदेश में कहा कि घटना बहुत दुखद है और सरकार राहत कार्य में लगी हुई है। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सड़क दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तत्काल राहत उपाय शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने औरैया में हुई सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री नड्डा ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से राहत कार्य में प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करने को कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को प्रवासी मजदूरों को लाने वाले सभी ट्रकों और अन्य वाहनों के संचालन पर तत्काल रोक लगाने और उन्हें जब्त कर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। औरैया जिले में एक सड़क दुर्घटना में 24 प्रवासी मजदूरों के मारे जाने और 31 के घायल होने की दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए उन्होंने ये निर्देश दिया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये मजदूर एक ट्रक में फरीदाबाद से गोरखपुर जा रहे थे। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो ट्रकों से सफर करने वाले प्रवासी मजदूरों को उतारकर उनके भोजन की व्यवस्था करने के बाद उनके घर जाने का इंतजाम करें। इसके साथ ही इस काम के लिए समुचित धनराशि भी उन्हें मुहैया कराई जा चुकी है। इस बीच औरैया पुलिस ने घटना में शामिल दोनों ट्रकों के मालिकों और चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ट्रकों को सील कर दिया है। प्रशासन ने औरैया हादसे में घायल लोगों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये हेल्पलाइन नंबर है 9454402897, 9415714721 और 056832496660। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अब एक नजर देश भर के आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मुंबई में शाम तक बादल घिरने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 29 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी गरज के साथ हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहां गरज के साथ बारिश हो सकती है। गिलगित में भी बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहां न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम में राजशाही समाप्त हुई थी और ये देश का 22वां राज्य बना था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के चौथे भाग की घोषणा आज शाम 4 बजे करेंगे। फसल का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण आज से शुरू। 31 देशों से भारतीयों को 22 मई तक वापस लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों के अभियान में लश्कर-ए-तैयबा का सरगना जहूर वानी पकड़ा गया। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना में 24 प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।